Well friends, my name is Riaz Khan and I am your English trainer. Today we are going to talk about the last lesson. This is the first chapter of intermediate NCERT. आज हम बात करेंगे लास्ट लेसन, ये NCERT का फर्स्ट चैप्टर है क्लास 12th का। अभी हम बात करेंगे अबाउट द ऑथर यानी लेखक के बारे में। लेखक का नाम है अल्फोंस डॉडेट। 1842-1897 ये अल्फोंस डॉडेट जो इस चैप्टर के राइटर हैं, ये 1840 को पैदा हुए थे और 1897 यानी 1897 को इनकी मौत हो गई। वॉज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। यह एक फ्रांसीसी उपन्यासकार और छोटी कहानी लेखक थे। नॉवलिस्ट का मतलब होता है उपन्यासकार, शॉर्ट स्टोरी राइटर छोटी कहानी लेखक। द लास्ट लेसन इज सेट। सेट का मतलब होता है पुट, यानी ये जो लास्ट लेसन है ये सेट है इन द डेज ऑफ द फ्रैंको प्रूशियन वॉर 1870 टू 1871। ये जो लास्ट लेसन है ये सेट है फ्रैंको प्रूसिया के युद्ध के दिनों में सेट है। यानी ये जो लास्ट लेसन है ये उस दौरान की बात है जब फ्रैंको और प्रूसिया का युद्ध हुआ था 1870 से लेकर 1871 ईस्वी, उन दिनों की बात है। इन विच जिसमें फ्रांस वॉज डिफीटेड, जिसमें फ्रांस डिफीट हो गया था, फ्रांस को हरा दिया गया था बाय प्रूसिया के द्वारा। लेड बाय बिस्मार्क। लेड बाय का मतलब होता है, लीड का मतलब होता है नेतृत्व करना या किसी चीज़ की अगुवाई करना। तो जिसमें फ्रांस को डिफीट कर दिया गया था, फ्रांस को हराया गया था प्रूसिया के द्वारा, और किसके नेतृत्व में? बिस्मार्क के नेतृत्व में प्रूसिया के द्वारा फ्रांस को हरा दिया गया था। प्रूसिया देन कंसिस्ट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ से मिलकर बना होना। तो प्रूसिया देन कंसिस्टेड ऑफ, यानी प्रूसिया उस समय, देन का मतलब तब प्रूसिया बना हुआ था, मिलकर बना था किससे? व्हाट का मतलब जो, नाउ मतलब अब, आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। यानी जो अब हैं, आर मतलब हैं, नेशंस मतलब राष्ट्र, जो अब राष्ट्र हैं किसके? जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के हिस्से, यानी ऑस्ट्रिया के हिस्से, जर्मनी, पोलैंड, इनके जो राष्ट्र हैं जो, उससे मिलकर प्रूसिया बना हुआ था उस टाइम पे। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू प्रूसियन हैंड्स। इस कहानी में फ्रांस के ज़िले, इस कहानी में एल्सेस और लॉरेन जो फ्रांस के ज़िले हैं ये प्रूसिया के हाथों में आ गए हैं। पास इनटू का मतलब होता है किसी के हाथों में आ जाना। रीड द स्टोरी, इस कहानी को पढ़ो। टू फाइंड आउट, ये पता लगाने के लिए, व्हाट इफ़ेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। इस कहानी को पढ़ो ये पता लगाने के लिए कि व्हाट इफ़ेक्ट दिस हैड, कि इसका क्या प्रभाव रहा जीवन पर, एट स्कूल यानी स्कूल में जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। आगे बढ़ते हैं। नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट, इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। यानी इस टेक्स्ट में ये जो एक्सप्रेशंस हैं इनको नोटिस करो, यानी नोटिस मतलब ध्यान से देखो, और टेक्स्ट से इनकी मीनिंग का अर्थ निकालो। इन्फर का मतलब होता है अंदाज़ा लगाना या अर्थ निकालना एक तरीके से। तो इस टेक्स्ट में एक्सप्रेशंस को नोटिस करो और कॉन्टेक्स्ट से मीनिंग का मतलब निकालो। इन ग्रेट ड्रीड, ये टेक्स्ट में आगे मिलेगा हमें, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा डर में। काउंटेड ऑन का मतलब होता है डिपेंड होना, निर्भर होना। थम्ड एट द एजेस, यानी किनारों पर मुड़ा हुआ होना। इन यूनिसन, एक सुर में बोलते हैं, जब सब मिलके एक सुर में गाते हैं, दैट इज़ द इन यूनिसन। अ ग्रेट बशल का मतलब काफ़ी हो हल्ला, शोर शराबा।
इसी तरह से एक ये रिप्रोच आवर सेल्स विथ यूज़ हुआ है, ये अपने आप में एक एक्सप्रेशन है और इसका हम प्रॉपर तरीके से अर्थ तब लगाएंगे जब हम इसके टेक्स्ट को पढ़ेंगे, तब ये सटीक अर्थ निकालेगा। आगे बढ़ते हैं। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। स्टार्ट फॉर का मतलब होता है किसी जगह के लिए निकलना या कहीं के लिए रवाना होना। तो मैं निकला, मैं स्कूल के लिए चला। वेरी लेट बहुत तेज़ी से, आई मीन टू से लेट का मतलब होता है देरी से, मैं बहुत देरी से स्कूल के लिए चला। दैट मॉर्निंग यानी उस सुबह मैं स्कूल के लिए बहुत देर से चला। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कॉल्डिंग। ग्रेट ड्रेड का मतलब होता है बड़ा डर, स्कॉल्डिंग का मतलब डांट फटकार। अब ये जो वॉज लगा हुआ है, वॉज का जो सब्जेक्ट है वो आई है, बीच में यहाँ एंड दे दिया, तो ये ज़रूरी नहीं है कि एंड आई वॉज लिखें, सीधा वॉज का सब्जेक्ट आई है यहाँ पर। तो मैं स्कूल के लिए बहुत देरी से निकला उस सुबह। एंड आई वॉज मतलब आई वॉज, एंड आई वॉज इन ग्रेट ड्रेड और मुझे बड़ा डर था। ऑफ अ स्कॉल्डिंग मतलब डांट फटकार का मुझे बड़ा डर था। स्पेशली विशेष रूप से, बिकॉज क्योंकि एम हैमल हैड सैड, क्योंकि एम हैमल ने कहा था। एम हैमल कौन है? एम हैमल एक टीचर है, इन्होंने कहा था विशेष रूप से क्योंकि एम हैमल ने कहा था दैट की ही वुड क्वेश्चन अस, कि वो हमसे प्रश्न करेंगे, वो हमसे प्रश्न पूछेंगे। ऑन पार्टिसिपल्स, कि वो हमसे पार्टिसिपल्स पर प्रश्न पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम। एंड आई डिड नॉट नो, ये पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस है और मैं नहीं जानता था पहला शब्द उनके बारे में, यानी मैं पार्टिसिपल्स के बारे में पहला शब्द नहीं जानता था। फॉर अ मोमेंट क्षण भर के लिए, आई थॉट थिंक की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट। थिंक मतलब सोचना, आई थॉट मतलब मैंने सोचा, ऑफ का मतलब होता है अबाउट मतलब बारे में। आई थॉट ऑफ मैंने बारे में सोचा, किस बारे में सोचा? रनिंग अवे। अच्छा, रनिंग क्यों आया? ऑफ अपने आप में एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन अपने साथ अगर कोई वर्ब लगाता है, वर्ब लेता है तो आईएनजी फॉर्म में लेता है, ये कहलाता है जीरंड। तो क्षण भर के लिए मैंने सोचा रन अवे मतलब भाग जाना, क्षण भर के लिए मैंने भाग जाने के बारे में सोचा। एंड स्पेंडिंग, अब देखो एंड जो होता है वो बैलेंस का काम करता है, अपने पहले और अपने बाद दोनों तरफ चीज़ें सेम लेता है। अगर पहले आईएनजी लिया तो बाद में भी आईएनजी लेगा, पहले एडजेक्टिव लेगा तो बाद में भी एडजेक्टिव, पहले वर्ब तो बाद में भी वर्ब, इस तरह की सिचुएशन होती है, ये बैलेंस करता है। तो क्षण भर के लिए मैंने रन अवे यानी भाग जाने के बारे में सोचा। एंड स्पेंडिंग और बिताने के बारे में सोचा। द डे यानी दिन को बिताने के बारे में सोचा। आउट ऑफ डोर्स यानी दरवाजे के बाहर यानी स्कूल के बाहर। तो क्षण भर के लिए मैंने भाग जाने और दरवाजे के बाहर दिन बिताने के बारे में सोचा। इट वॉज सो वार्म इतना गर्म, सो ब्राइट इतना चमकीला था। द वर्ड्स वर चर्पिंग कि पक्षी चहचहा रहे थे, चर्प का मतलब चहचहाना और ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस है। द वर्ड्स वर चर्पिंग यानी पक्षी चहचहा रहे थे। एट द एज का मतलब होता है किनारा या छोर, एज ऑफ द वुड्स मतलब जंगल, तो पक्षी चहचहा रहे थे जंगल के किनारे पर। एंड इन द ओपन फील्ड और खुले मैदान में। बैक ऑफ द सॉमिल मतलब आरा मशीन, खुले मैदान में आरा मशीन के पीछे। द प्रूसियन सोल्जर्स वर ड्रिल मतलब होता है अभ्यास करना या परेड करना, तो खुले मैदान में आरा मशीन के पीछे प्रूसिया के सैनिक यानी फ़ौज परेड कर रही थी। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग का मतलब होता है ललचा देने वाला यानी प्रलोभित करने वाला या आकर्षक। तो इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, यह बहुत ज़्यादा या कहीं ज़्यादा आकर्षक था, कहीं ज़्यादा ललचा देने वाला था। देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स यानी पार्टिसिपल्स के नियम की तुलना में, पार्टिसिपल्स के नियम की अपेक्षा या पार्टिसिपल के नियम से कहीं ज़्यादा ये लुभावना या ललचा देने वाला या आकर्षक था। बट लेकिन आई हैड द स्ट्रेंथ, लेकिन मुझ में शक्ति थी, मुझ में ताकत थी। टू रेजिस्ट मतलब होता है विरोध करना किसी चीज़ का, लेकिन मुझ में ताकत थी इसका विरोध करने की। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल और मैं स्कूल के लिए तेज़ी से चला, जल्दी मैं स्कूल के लिए चला। हरी ऑफ का मतलब होता है जल्दी चलना।
व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा, देयर वॉज अ क्राउड, भीड़ थी, इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा तब बुलेटिन बोर्ड के सामने, बुलेटिन बोर्ड का मतलब नोटिस बोर्ड, जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा तब बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों से, ऑल आर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, पिछले 2 सालों से हमारी सारी बुरी खबरें वहीं से आई थी। द लॉस्ट बैटल्स, लॉस्ट मतलब होता है खोया हुआ, खोया हुआ मतलब हारा हुआ, बैटल्स मतलब युद्ध या लड़ाई, तो हारा हुआ युद्ध। द ड्राफ्ट, ड्राफ्ट मतलब सूखा। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिसर का मतलब आदेश, आज्ञा देने वाला जो अधिकारी होता है उसके ऑर्डर्स। तो पिछले 2 सालों से हमारी सारी बुरी खबरें वहीं से आई थी। ये युद्ध की हार मतलब हारा हुआ युद्ध, सूखा और आदेश देने वाले अधिकारी के ऑर्डर्स। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, मैंने खुद ही सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रोके मैंने खुद ही सोचा। व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या मामला हो सकता है। देन तब, एज मतलब जैसे जैसे, आई हरीड जैसे जैसे मैं तेज़ी से या जल्दी जल्दी चला, बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, जितना तेज़ी से मैं चल सकता था उतनी तेज़ी से मैं जल्दी जल्दी चला। द ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार। वॉस्टर हु वॉज देयर, यानी लोहार हु वॉज देयर मतलब जो वहाँ था। विथ हिज अप्रेंटिस, अप्रेंटिस का मतलब शिष्य या चेले, जो वहाँ अपने शिष्यों के साथ था। रीडिंग द बुलेटिन, बुलेटिन मतलब खबर, न्यूज़ पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, मेरे पीछे बुलाया, मेरे पीछे उसने आवाज़ दी। डोंट गो सो फास्ट, मेरे पीछे उसने आवाज़ लगाई। डोंट गो सो फास्ट यानी इतनी तेज़ी से मत जाओ। बब का मतलब नन्हे बच्चे। यू विल गेट टू योर स्कूल, तुम अपने स्कूल पहुंच जाओगे। गेट का मतलब रीच से है। यू विल गेट टू योर स्कूल, तुम अपने स्कूल पहुंच जाओगे। इन प्लेंटी ऑफ टाइम, प्लेंटी ऑफ टाइम का मतलब पर्याप्त समय में। इन प्लेंटी ऑफ टाइम मतलब पर्याप्त समय में। यू विल गेट टू योर स्कूल, तुम अपने स्कूल पहुंच जाओगे। बब मतलब नन्हे बच्चे। आई थॉट, मैंने सोचा। ही वॉज मेकिंग फ़न ऑफ मी, मैंने सोचा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा था। मेक फ़न ऑफ का मतलब होता है मजाक उड़ाना। मैंने सोचा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा था। एंड रीच्ड, और मैं पहुंच गया। अब देखो ये यहाँ पर जो आई लगाया हुआ है, अब ज़रूरत नहीं है कि दोबारा आई रीच्ड लिखे, तो आई का मतलब रीच्ड से पहले इसका जो सब्जेक्ट है वो आई है। तो मैंने सोचा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा था, लेकिन और एंड आई रीच्ड, और मैं पहुँच गया। एम हेमल्स लिटिल गार्डन, और मैं एम हेमल के छोटे बगीचे में पहुँच गया। ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, ऑल आउट ऑफ ब्रीथ ये एक फ्रेज़ होती है, इसका मतलब होता है हाँफते हाँफते। तो मैंने सोचा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा था और मैं एम हेमल के छोटे बगीचे में पहुंच गया हाँफते हाँफते। यूजुअली, आम तौर पर, व्हेन स्कूल बिगेन, आम तौर पर जब स्कूल शुरू होता था। देयर वॉज अ ग्रेट वशल, वशल मतलब होता है शोर शराबा, हल्ला गुल्ला, हलचल। जब स्कूल शुरू होता था तो काफ़ी शोर शराबा, बड़ा शोर शराबा, हल्ला गुल्ला होता था। विच कुड बी हर्ड, ये यूज़ ऑफ कुड पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर है। विच कुड बी हर्ड क्जिसको सुना जा सकता था। आउट बाहर, इन द स्ट्रीट जिसको गली में बाहर सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क यानी डेस्कों का खुलना और बंद होना। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, लेसन्स मतलब सबक या पाठ, रिपीटेड दोहराए जाते थे। इन यूनिसन यानी इन यूनिसन का मतलब होता है एक सुर में, तो पाठ एक सुर में दोहराए जाते थे। वेरी लाउड बहुत ज़ोर से। विथ आर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर यानी बेहतर समझने के लिए हमारे कानों के ऊपर हमारे हाथों के होने के साथ। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर की ग्रेट रूलर मतलब बड़ी छड़ी, रैपिंग का मतलब बार बार बजना, ऑन द टेबल मेज पर, और टीचर की बड़ी छड़ी का, रूलर का, छड़ी का बार बार मेज पर बजना।
तो हम यहाँ से यहाँ तक समझेंगे, यहाँ से यहाँ तक। तो आम तौर पर जब स्कूल शुरू होता था काफ़ी हल्ला गुल्ला शोर शराबा होता था, जिसको बाहर गली में सुना जा सकता था, जैसे कि डेस्कों का खुलना और बंद होना, पाठों का एक सुर में दोहराया जाना, और बहुत ज़ोर से दोहराए जाते थे पाठ। बेहतर समझने के लिए हमारे कानों के ऊपर हमारे हाथों का होना, एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, और टीचर की छड़ी का मेज पर बार बार खटखट खटखट बजना। बट नाउ, लेकिन अब, इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन अब यह सब इतना शांत था। सो मतलब इतना, स्टिल मतलब शांत, अब ये इतना शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन, काउंट ऑन का मतलब होता है निर्भर होना, कि मैं निर्भर रहा था। ऑन द कॉमोशन, किस पर निर्भर रहा था? कॉमोशन का मतलब होता है शोर शराबा, मैं शोर शराबे पर निर्भर था। टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, विदाउट बीइंग सीन मतलब बिना दिखाई दिए अपने डेस्क पर पहुंचने के लिए मैं कॉमोशन यानी शोर शराबर पर निर्भर था। बट ऑफ कोर्स, लेकिन स्वाभाविक रूप से, दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन स्वाभाविक रूप से हर चीज़ उतनी ही शांत थी जितने की रविवार की सुबह हो। थ्रू द विंडो, खिड़की में से, आई सॉ माई क्लासमेट्स, मैंने अपने सहपाठियों को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, जो पहले से ही अपनी जगह पर थे। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन, और एम हेमल ऊपर नीचे टहल लगा रहे थे। विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर, अपनी भयंकर लोहे की छड़ी के साथ ऊपर नीचे एम हेमल टहल लगा रहे थे। अंडर हिज आर्म, अपने बाजू में दबाए। तो अब हम इसको समझेंगे यहाँ से यहाँ तक। तो बट नाउ, लेकिन अब यह सब इतना शांत था, मैं हलचल पर, कॉमोशन मतलब शोर शराबा, शोर शराबे पर मैं निर्भर था। टू गेट टू माई डेस्क, अपनी डेस्क पर पहुंचने के लिए मैं शोर शराबे हल्ला गुल्ला हलचल पर निर्भर था। विदाउट बीइंग सीन यानी बिना दिखाई दिए अपनी डेस्क पर पहुंचने के लिए शोर शराबे पर निर्भर था। लेकिन स्वाभाविक रूप से उस दिन हर चीज़ उतनी ही शांत थी। क्वाइट मतलब शांत, जितना कि रविवार की सुबह हो। खिड़की में से मैंने अपने सहपाठियों को देखा जो पहले से ही अपनी जगह पर थे, और एम हेमल ऊपर नीचे टहल लगा रहे थे अपनी भयंकर लोहे की छड़ी के साथ, अपने बाजू में दबाए, अपने बाजू में। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा। एंड गो इन मतलब अंदर, और अंदर जाना पड़ा। मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा और अंदर जाना पड़ा। बिफोर एवरीबडी, बिफोर मतलब होता है के सामने, तो मुझे सब के सामने अंदर जाना पड़ा और दरवाज़ा खोलना पड़ा। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हो, हाउ आई ब्लस्ड, कितना शर्मिंदा था मैं, मतलब मैं कितना शर्मा गया था। एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, और कितना डरा हुआ था मैं। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एम हेमल सॉ मी, एम हेमल ने मुझे देखा। एंड सेड, और कहा। वेरी काइंडली, बहुत दयालुता से कहा। गो टू योर प्लेस क्विकली, अपनी जगह पर जल्दी से जाओ, अपनी जगह पर जल्दी से जाओ। लिटिल फ्रेंड्स यानी नन्हे फ्रेंड्स, अपनी जगह पर जल्दी से जाओ। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरू कर रहे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच के ऊपर कूदा। एंड सेट डाउन, और बैठ गया। एट माई डेस्क, मैं बेंच पर कूदा और अपनी डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन, तब तक नहीं। व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्रेड, तब तक नहीं जब तक मैंने अपने डर, फ्राइड का मतलब डर, अ लिटिल मतलब थोड़ा, ओवर मतलब पर, जब मैंने अपने डर के ऊपर, अपने डर पर थोड़ा काबू पा लिया, तब डिड आई सी, तब मैंने देखा दैट कि अवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, कि हमारे जो टीचर हैं, अध्यापक, उन्होंने अपनी सुंदर हरा कोट पहना हुआ था। हिज फ्रिल्ड, अपनी झालरदार, अब देखिए आगे झालरदार के बाद क्या है। अब हम यहाँ से यहाँ तक पढ़ लेंगे, यहाँ से पढ़ते हैं आप, यहाँ से यहाँ तक। तो लेकिन कुछ नहीं हुआ। एम हेमल ने मुझे देखा और कहा बहुत दयालुता से, अपनी जगह पर जाओ जल्दी से, नन्हे फ्रेंच, हम तुम्हारे बिना ही शुरू कर रहे थे। आई जम्प्ड, मैं बेंच पर कूदा और अपनी डेस्क पर बैठ गया। और तब तक नहीं जब मैंने अपने डर पर यानी फ्राइड पर थोड़ा काबू पा लिया, तो मैंने देखा कि हमारे जो अध्यापक हैं वो अपनी सुंदर हरा कोट, झालरदार कमीज
झालरदार कमीज, शर्ट, शर्ट का मतलब कमीज, झालरदार कमीज। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, यानी झालरदार कमीज और छोटी काली रेशमी टोपी, सिल्क मतलब रेशमी, कैप मतलब टोपी पहने हुए थे। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, ऑल मतलब जो हर कहीं से चारों तरफ से या पूरी कढ़ी हुई थी। दैट ही नेवर वॉर, जिसे वो कभी नहीं पहनते थे। एक्सेप्ट के सिवाय। ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, इंस्पेक्शन मतलब निरीक्षण, प्राइज डेज मतलब पुरस्कार, इनाम के दिन। तो वो क्या क्या पहने थे, झालरदार कमीज और छोटी काली रेशमी टोपी वो पहने हुए थे जो चारों तरफ से कड़ी हुई थी, कढ़ाई की गई थी उस पर। दैट मतलब जिसे ही नेवर बोर, ये पास्ट इंडेफिनिट सिंपल सेंटेंस है, सेकंड फॉर्म लगी है। दैट मतलब जिसे वो कभी नहीं पहनते थे, सिवाय बजाय मतलब किसके सिवा, मतलब किसको छोड़कर, इंस्पेक्शन यानी निरीक्षण और पुरस्कार के दिन को छोड़कर, इसके अलावा वो कभी नहीं पहनते थे। बिसाइड्स, इसके अलावा, द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, इसके अलावा पूरा का पूरा स्कूल इतना विचित्र, एंड सोलेम्न और इतना गंभीर लगता था। सीम्ड मतलब प्रतीत होता था या लगता था। बट द थिंग, लेकिन वो चीज़, दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट, वो चीज़ जिसने मुझे सबसे ज़्यादा हैरान कर दिया, वॉज टू सी, वो देखना थी। लेकिन वो चीज़ जिसने मुझे सबसे ज़्यादा हैरान कर दिया, आश्चर्यचकित कर दिया, मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा, वो देखना थी। ऑन द बैक बेंचेस, की पिछली बेंचों पर, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, वो बेंचें जो हमेशा खाली थीं, वो बेंचें जो हमेशा खाली थीं, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स, तो वो बेंचें जो हमेशा खाली रहती थी, गांव के लोग, विलेज पीपल गांव के लोग, सिटिंग क्वाइटली शांति से बैठे हुए थे, लाइक आवरसेल्व्स यानी हमारी तरह शांति से बैठे हुए गांव के लोग, जिसमें ओल्ड हाउसर, बूढ़ा हाउसर, विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हेड, यानी बूढ़ा हाउसर अपने तिकोने 3 कोने वाले टॉप के साथ, द फॉर्मर मेयर, भूतपूर्व मेयर, द फॉर्मर पोस्टमास्टर, भूतपूर्व पोस्टमास्टर यानी डाक खाने का इंचार्ज, एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और इसके अलावा बहुत से अन्य लोग। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर व्यक्ति दुखी लगता था। एंड हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और बूढ़ा हाउसर लेकर आया था। ब्रॉड मतलब होता है लाना, एक पुरानी प्राइमर लाया था। प्राइमर का मतलब होता है छोटी पुस्तिका, छोटी किताब। तो बूढ़ा हाउसर एक छोटी पुस्तिका लेकर आया था। थम्ड एट द एजेस, एजेस मतलब किनारे, थम्ड मतलब मुड़ी हुई थी, जो किनारों पर मुड़ी हुई थी। एंड ही हेल्ड इट ओपन, हेल्ड मतलब पकड़ना, और ये सेकंड फॉर्म लगी है तो वह इसको पकड़े हुए था। ओपन मतलब खुला पकड़े हुए था। ऑन हिज नीज, अपने घुटनों पर खुला पकड़े हुए था। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स, अपने बड़े चश्मे के साथ। लाइंग अक्रॉस द पेजेस, वो चश्मा जो पेजों के बीच में पड़ा हुआ था। अब हम यहाँ से पढ़ते हैं, यहाँ से यहाँ तक। तो हर व्यक्ति दुखी लगता था, और बूढ़ा हाउसर एक पुरानी पुस्तिका, छोटी पुस्तिका लेकर आया था, किताब लेकर आया था जो किनारों पर मुड़ी हुई थी, और वह उसको खुला रखे हुए था अपने घुटनों पर, और उसका जो बड़ा चश्मा था वो पेजों के बीच में पड़ा हुआ था। While I was wondering about it all, जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में हैरान हो रहा था, एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, एम हेमल अपनी कुर्सी पर चढ़ गए। एंड इन द ग्रेव एंड जेंटल टोन, एंड इन द सेम ग्रेव, और उसी गंभीर और सज्जन सुर में, विच ही हैड यूज्ड टू मी, जो उन्होंने मेरे लिए इस्तेमाल किया था, सेड कहा, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन, यह अंतिम पाठ है। आई शैल गिव यू, जो मैं तुम्हें दूंगा, मतलब जो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, आदेश बर्लिन से आया है, ऑर्डर बर्लिन से आया है। टू टीच ओनली जर्मन, कि केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाए। इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, यानी एल्सेस और स्कूल्स के लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाने के लिए ऑर्डर बर्लिन से आया है।
द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नया अध्यापक कल आएगा। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह तुम्हारा अंतिम फ्रांसीसी पाठ है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा ध्यान दें। अटेंटिव का मतलब होता है ध्यान मग्न, यानी ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं। वट आर थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, थंडर क्लैप का मतलब होता है बिजली की गरज, यानी बिजली की जैसे गरज होती है, गरजना या दहाड़ना होता है, उसी को बोलते हैं। तो वट अ थंडर, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। कितने बिजली के गरज, बिजली की दहाड़ जैसे, बिजली की कड़क जैसे ये शब्द थे मेरे लिए। ओ मतलब अरे, द रैचेस, अभागे लोग, दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, ये वही था जो उन्होंने टाउन हॉल पर लगाया था। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रांसीसी पाठ। बाय क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैं तो मुश्किल से ही जानता था, मतलब मैं हार्डली निगेटिव वर्ड है, इसका मतलब मैं नहीं जानता था कि हाउ टू राइट की कैसे लिखें। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैं और ज़्यादा कभी याद ना करूं। आई मस्ट स्टॉप देयर, मैं वहीं रुक जाऊं। देन तब, ओ हाउ सॉरी आई वॉज, मुझे कितना खेद था। फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, अपने पाठ को याद ना करने के लिए मुझे कितना खेद था। फॉर सीकिंग वर्ड्स एग्स, यानी पक्षियों के अंडों को तलाशने के लिए। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और या सार पर फिसल जाने के लिए। माई बुक्स, मेरी किताबें। दैट हैड सीम्ड सच अ नाइसेंस अ वाइल अगो, यानी मेरी किताबें जो इतनी नॉइसेंस यानी इतनी परेशानी या इतनी ज़्यादा चिड़चिड़ी लगती थी, अ वाइल अगो, थोड़ी देर पहले। सो हैवी टू कैरी, उन्हें ले जाना इतना भारी लगता था। माई ग्रामर, मेरी व्याकरण। एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और मेरे संतों का मेरा इतिहास। बर ओल्ड फ्रेंड्स, ये मेरे पुराने दोस्त थे। नाउ दैट, अब जबकि आई कुड नॉट गिव अप, अब मैं उन्हें छोड़ नहीं सकता था, त्याग नहीं सकता था। अब हम यहाँ से यहाँ तक समझेंगे। मेरा अंतिम फ्रांसीसी पाठ, मैं तो मुश्किल से ही जानता था कि मैं कैसे लिखूं, और मैं और ज़्यादा कभी याद ना करूं, कभी ना सीखूं, मैं वहीं रुक जाऊं। और मुझे कितना खेद था अपने पाठों को याद ना करने के लिए, पक्षियों के अंडों को तलाशने के लिए, या सार पर फिसल जाने के लिए। मेरी किताबें जो इतनी चिड़चिड़ी लगती थी कुछ समय पहले, अब आए लगो थोड़ी देर पहले। सो हैवी टू कैरी, उन्हें ले जाना इतना भारी लगता था। माई ग्रामर, मेरे व्याकरण। और मेरा संतों का इतिहास, मेरे पुराने दोस्त थे, अब जबकि मैं उनको छोड़ नहीं सकता था। एंड एम हैमल टू, और मिस्टर हैमल भी। द आइडिया, यह विचार। दैट की ही वॉज गोइंग अवे, यह विचार कि वो जा रहे थे, दूर जा रहे थे। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि मैं उनको और कभी ना देखूं। मेड मी फॉरगेट, और इन सब बातों ने मुझे भुला दिया। ऑल अबाउट हिज रूलर, उनकी जो भयंकर छड़ी थी, रूलर थी, उसके बारे में। एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, और वो कितने सनकी थे, कितने सठिया गए टाइप के थे। इन सब बातों के बारे में, यानी उनकी भयंकर रूलर, उनकी भयंकर छड़ी, और वो कितने सनकी थे, इन सारी बातों के बारे में भुला दिया। अब हम समझेंगे यहाँ से समझेंगे एम हैमल से समझेंगे यहाँ तक। तो एंड एम हैमल, और एम हैमल यहाँ से यहाँ तक, और एम हैमल भी। और यह विचार कि वो बहुत दूर जा रहे थे, और अब मैं उन्हें और ज़्यादा कभी ना देखूं, मतलब दोबारा कभी ना देखूं। और इन सब बातों ने मुझे, इस विचार ने, द मेड आइडिया इसका सब्जेक्ट है, और मेड इसकी वर्ब है, ये कॉजिटिव सेंटेंस बना रहा है। तो वो इस विचार ने मुझे भुला दिया, सब भुला दिया, उनकी छड़ी के बारे में, और वो कितने सनकी थे, इन सब बातों के बारे में भुला दिया। आगे बढ़ते हैं। पुअर मैन, बेचारा व्यक्ति। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, यह इस अंतिम पाठ के सम्मान में था। दैट की ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, कि उन्होंने अपने आकर्षक या सुंदर लगने वाले रविवार के मतलब संडे क्लॉथ्स, यानी संडे को पहने जाने वाले कपड़े उन्होंने पहन रखे थे। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मैं समझ गया। बाय द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज,
कि गांव के बूढ़े लोग क्यों वर सिटिंग देयर, कि गांव के बूढ़े लोग वहाँ क्यों बैठे हुए थे, इन द बैक ऑफ द रूम, कमरे के पीछे वहाँ क्यों बैठे हुए थे। इट वॉज बिकॉज, ये इसलिए था, बिकॉज दे वर सॉरी, क्योंकि उन्हें खेद था, उन्हें भी खेद था, दैट कि दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वो ज़्यादा समय तक स्कूल नहीं गए थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर, यह उनका तरीका था हमारे अध्यापक को धन्यवाद देने का, फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, उनकी जो वफ़ादार जो सेवा है उसके 40 वर्षों के लिए हमारे मास्टर को धन्यवाद देने का ये उनका तरीका था। एंड और ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट, उनके सम्मान को दिखाने का, फॉर द कंट्री, देश के लिए अपने सम्मान को दिखाने का, दैट वॉज देयर्स नो मोर, वो देश जो अब उनका नहीं था। अब हम यहाँ से एक बार फिर से समझ लेते हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक कि क्यों गांव के बूढ़े लोग वहाँ बैठे हुए थे कमरे के पीछे, ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें खेद था कि वे ज़्यादा समय तक स्कूल नहीं गए थे, और ये उनका तरीका था हमारे अध्यापक को धन्यवाद देने का। हमारे अध्यापक की जो फेथफुल सर्विस है, कितने 40 साल की जो फेथफुल सर्विस है, उसके लिए हमारे अध्यापक को धन्यवाद देने का ये उनका तरीका था। और देश के लिए अपने सम्मान, अपना रिस्पेक्ट दिखाने का ये उनका तरीका था। वो देश जो अब उनका नहीं था और ज़्यादा। यहाँ पर हमारा ये पहला पार्ट ख़त्म होता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, दूसरे पार्ट में।